हेलो गाइस, माय नेम इज़ गीतांजलि शुक्ला और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे मुद्दे को लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो है तो बहुत ही नॉर्मल और जिससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम जो आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी जा रही है, बहुत सारी लड़कियां भी परेशान हैं और बहुत सारे पिता भी परेशान हैं। और जिसके कारण केवल और केवल इसी के कारण आज आज भी बहुत सारी जगहों पे लड़कियों को जन्म देना पिताओं को अच्छा नहीं लगता। अभी मैंने हाल ही में एक घटना देखी जिसको देख के ही शायद मैं प्रेरित हुई हूँ कि मैं आपसे अपनी बात कह पाऊँ और आपके सामने अपनी बात पहुँचा पाऊँ। होपफुली मैं आप सभी के दिल तक पहुँच पाऊँ, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो बता पाऊँ। तो मैं कह सकती हूँ कि गीतांजलि का पैगाम मेरे देश की लड़कियों के नाम। तो मैं आपको बताती हूँ कि घटना क्या हुई थी। घटना हुई थी कि मैंने अभी हाल ही में एक जगह पढ़ा कि एक शादी फिक्स क्या हुई, ये कह सकते हैं। पिता ने अपनी बेटी की शादी फिक्स करी। उसमें लड़के में जो भी देना लेना वो सब चीज़ें हुई और लड़के वालों ने लड़की को भी देखा। सडनली उनका क्या मूड चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इतने में शादी नहीं हो सकती है, हमको और पैसा चाहिए तो ही तो शादी हो सकती है, अदरवाइज शादी नहीं हो सकती है। और एंड ऑफ द मोमेंट क्या हुआ कि वो शादी टूट गई। ठीक है। तो मैंने जब इस घटना को देखा तो मैंने सोचा कि क्या आजकल ऐसा हो गया है कि लड़की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़की क्या है कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट है कि भाई हमको पैसा कितना मिल रहा है, हमको पैसे कितने दिए जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं बस इतना कहूँगी कि गीतांजलि का पैगाम मेरे देश की लड़कियों के नाम। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आखिर ये दहेज आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ पे। तो हम चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊंगी, एंशियंट टाइम पे। एंशियंट टाइम पे क्या हुआ, पोस्ट वैदिक एरा में चलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पिता जब अपनी बेटी की शादी किया करता था तो वो अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट के रूप में चीज़ें देता था। उस टाइम पे हाथी, दासियाँ काफ़ी चीज़ें चलती थी, तो वो अपनी बेटी को ये सब चीज़ें देता था। वर पक्ष को इसका कुछ भी पता नहीं होता था, इसकी ना तो कोई मैक्सिमम लिमिट थी ना कोई मिनिमम लिमिट थी, ना इसकी कोई मिनिमम लिमिट थी। मतलब लड़के वालों को कुछ भी पता नहीं होता था कि बेटी के यहाँ से क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला है। ठीक है। और ये पूरा मतलब बेटी का ही होता था एक तरीके से। ये चीज़ें चलती, जैसे जैसे हम मिडाइवल में एंट्री करते हैं, मिडाइवल पीरियड में क्या होता था, यही चीज़ चलती रही। पिता अपनी बेटी को अपनी ही जो भी उनकी इच्छा होती थी, जो भी उनका मन होता था, वो अपनी बेटी को देते थे। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। पर्टिकुलर नाम क्या दे दिया गया, स्त्री धन के रूप में जाने लगा। ठीक है। स्त्री धन कहा जाने लगा। स्त्री धन व्हाट मीन्स, स्त्री धन मतलब कि मेरे पिता द्वारा बेटी को जो भी दिया जा रहा वो सिर्फ बेटी का है, उसमें ससुराल पक्ष का कोई भी हक नहीं है। और इसके पीछे रीज़न क्या था, देने के पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न था कि मान लीजिए मेरी बेटी कभी कोई प्रॉब्लम में फंसती है या उसके घर वाले कभी कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो वो उस पिता द्वारा दिए गए धन का यूज़ कर सकती है अपनी उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम मिडाई में थोड़ा सा आगे आते हैं और हम जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में क्या होता था कि राजपूत वर्ग रहता था, राजपूत थे राजस्थान में। और राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा उच्च और संपन्न वर्ग से आते थे। तो वो क्या करते थे कि जब वो बेटी की शादी करते थे या जब भी ब्याह होता था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते थे और उसको वो क्या करते थे, वो अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ कर देते थे कि भाई हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे हम उतना ही प्रतिष्ठित हैं। और यही चीज़ आगे थोड़ा सा बढ़ के इसी ने अपने पैर फैलाना स्टार्ट किया। और जैसे ही हमने मॉडर्न में एंट्री लेनी स्टार्ट की, तो मॉडर्न में जैसे ही हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो उसी टाइम का आज क्या होता है कि
जो डाउरी सिस्टम है उसने अपना इतना ज़्यादा अपना विस्तार कर लिया है कि माता पिता और परिवार वाले दहेज में दिए गए पैसे को ही अपनी मान प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने लगे और पूरे तरीके से धन दौलत पर ही उनका मान निर्भर करने लगा। ठीक है, आज वर पक्ष खुले आम अपने बेटे को बेचता है, खुले आम वो डील करता है कि हमको भाई इतना इतना चाहिए है तो ही, और अगर कोई इस चीज का विरोध करे तो इसको बता देते कि भाई प्राचीन परंपरा है, चली आ रही, हमारे बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही, हम इसके लिए क्या करें। लेकिन क्या वो जानते हैं कि उस टाइम पे होता क्या था? पिता का जितना मन होता था वो देता था। आज मांग रहे हैं भाई, खुलेआम मांग रहे हैं, हमको 25 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, कितना चाहिए। ये प्रॉब्लम किसको है? जो धन संपन्न है, जो अमीर वर्ग है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी बेटी को खुशी खुशी दे देते हैं पैसे, खुशी खुशी जितना उनको देना होता है दे देते हैं। वो कि भाई मेरी बेटी ससुराल में जाए, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसकी सब कदर करेंगे। और यही चीजें क्या हो गई कि यही चीजें निर्बल वर्ग के भी दिमाग में आ गई हैं। वो भी यही सोचने लगा है कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा नहीं कर पाया तो मेरी बेटी को ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलेगा, और उसको हो सकता है कि प्रताड़ित भी किया जाए इस चीज को लेकर। हम देखते भी हैं कि बहुत सारी शादी के बाद भी लड़कियों को बोला जाता है तू अपने मायके से लेकर ही क्या आई है। तो भाई, और ऐसा हो क्यों रहा है यार? गवर्नमेंट ने इतनी सारी पॉलिसीज बना के रखी हैं, गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या वर्क नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन क्या सारी चीजें गवर्नमेंट ही करेगी? हम कुछ नहीं करेंगे? ये प्रॉब्लम किसकी है? हमारी आपकी ही तो है। लड़के वर पक्ष की माँ बड़े उससे मांगते मेरे बेटे ने तो ऐसे करके रखा है तो भाई हमको तो ऐसे ऐसे पैसे चाहिए हैं, तभी तो शादी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अरे भाई, तुम्हारे बेटे ने करके रखा है तो क्या तुम जितना बेटे को पढ़ाई लिखाई हो सब कुछ बिटिया वाले से वसूल लोगी? क्या तुम यही सोच के पढ़ाई लिखाई हो कि भाई जब हम लड़के का ब्याह करेंगे तो सारा कुछ हम वसूल लेंगे? अरे भाई, ये तो एक प्रथा है शादी ब्याह की कि भाई हमको, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, हमको शादी करनी। लेकिन क्या आज ये कौन सा सिस्टम है कि भाई एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, वो पिता खुद देना चाहता है, उसकी बेटी है वो खुद इतना देना चाहता है जितनी उसकी खुद की क्षमता नहीं है, फिर भी वो क्षमता से बढ़ के देना चाहता है, लेकिन आप मांग के उस पर और प्रेशर दे देते हो। उस पिता की स्थिति सोचिए, उसकी सोचिए स्थिति कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी कि आप मांग रहे हैं सामने से। अरे उसने भी तो सोच के रखा होगा अपनी बेटी के लिए कुछ। और जो बरपक्ष की माँ मांगती है वो क्यों भूल जाती है कि वो भी एक लड़की है, उसके पिता ने भी शादी किया, उसके पिता की क्या उस टाइम पे कंडीशन हुई होगी। फिर क्यों आज मैं और आप मिलकर के आज इस पे बात कर रहे, कल के दिन हम भी इसी चीज को, हमारा बेटा हो तो हम भी मांगना स्टार्ट कर दें। हम क्यों भूल जाते हैं कि जो स्थिति कल के पहले हमारे फादर की थी, आज वही चीज हम दूसरे के साथ कर रहे हैं? क्यों हम भूल जाते हैं इस चीज को? भाई हम गवर्नमेंट पे दोष देते हैं, हम हर एक चीज को, कुछ भी खराब होता है हम सब सारी दोस्त गवर्नमेंट पे दे देते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कुछ भी? हमारा भी तो कुछ फर्ज है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज करती है, लेकिन ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। गवर्नमेंट ने, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो सबसे पहले गवर्नमेंट में पॉलिसीज आई थी वो 1961 में आई थी, और उसमें क्या होता था कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही गैर कानूनी था। इसके बाद में गवर्नमेंट ने 1985 में एक दहेज निषेध पर कुछ कानून बनाए थे। इसके बाद में हम आईपीसी पे बात करते हैं तो आईपीसी की धारा 498, 406, 304 भी, ये कुछ आईपीसी की धारा भी आई है दहेज के, यानी कि ये कानूनी रूप से अपराध है दहेज लेना। लेकिन क्या हो रहा है, आज भी समाज में प्रॉपरली चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बिटिया से कोई मतलब ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमको जितना हमारे बेटे की शादी में दहेज मिलेगा हमारा उतना ही मान सम्मान होगा समाज में। उनने पूछा भैया शर्मा जी के बेटे को इतना पैसा मिला है, हमारे बेटे को देखो इतना पैसा मिला हुआ है, उसकी तुलना में इतना शान समझते हैं। क्यों भाई, क्यों समझते हैं शान? आपका बेटा काबिल नहीं है। आजकल तो लड़कियां भी इतनी एजुकेटेड हो गई हैं, वेल एजुकेटेड हो गई हैं, वो भी आज किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एम्पावर होते जा रहे हैं वैसे वैसे दहेज की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है। पहले तो 4-5 हजार में काम होता, आज 25-30 लाख 50 लाख मांगे जा रहे हैं।
तो इसके लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा सकता है? इसके लिए किया ये जा सकता है कि भाई अगर हम सब लड़कियां ही एक ग्रुप में मिल जाए तो कैसा है? अगर हम कोई हमारे घर पे आए कल के दिन, हम ही इस चीज को मना कर दें, हम थोड़ा सा हिम्मत दिखा दें, थोड़ा सा अपने फादर के सामने बोलने की हिम्मत कर दें कि पापा ये चीज गलत है और ऐसा हम नहीं करेंगे, तो क्या यार, जब हम किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं तो क्रांति आती कैसे है? हवा में तो आनी जाती, छोटी छोटी स्टेप लेके ही आती है। अगर हम सारी लड़कियां एक ग्रुप में हो जाएं, हम कल की, और देखिए इसके लिए हमें कोई संगठन नहीं बना के बैठना है, ना तो हमको कोई भूख हड़ताल नहीं करनी है, लेकिन कल के दिन हमारी होगी तो हम खुद पे तो अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब किसी चीज के बदलाव की शुरुआत करनी होती है तो हम खुद से ही करेंगे अपने उस बदलाव की स्टार्ट, तो हम खुद से ही ट्राई मारते हैं। कल के दिन हमारे फादर हमारी करेंगे, अगर मांगे तो सीधा गेट दिखाओ, भाई आप जा सकते हैं। एक घर में जाएंगे वहां से बेइज्जत होंगे, दूसरे घर में जाएंगे वहां भी सेम चीजें मिलेंगी, तीसरे घर में जाएंगे वहां भी चीजें मिलेंगी, एंड ऑफ द मोमेंट क्या करेंगे? वो थ्योरी चेंज करनी पड़ेगी कि भाई अब नहीं मांग सकते, अब तो लड़कियां ही अनशन पे बैठ गई हैं। जब हम ही अनशन पे बैठ जाएंगे तो किससे करोगे शादी? किससे मांगोगे भाई? मांगो, हम ही इस चीज को अब हम सब मिलके ये काम करेंगे। मांग लो, आप किससे मांगोगे? कर लो शादी जाके, क्या होगा? थ्योरी चेंज होगी, मेंटलिटी चेंज होगी लोगों की। लेकिन क्या होता है कि हमें अभी हाल ही में मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई है, उसकी शादी हुई, उसकी शादी में शायद 15 लाख की मांग हुई थी, कुछ ऐसा कुछ था। मतलब लड़की, अरे एजुकेटेड हो तुम, तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं, फिर तुम क्यों? और तुम बोल रही हो, तुम ये भी बता रही हो कि मेरे पापा के पास तो इतना नहीं था, लेकिन उन्होंने ना कर्जा ले करके और उसको दिया है, अब वो कर्जा बाद में चुकाते रहेंगे। तुम तो चाह रही हो, तुमने इस चीज के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, फादर पे बोझ रख के चली गई। अगर थोड़ा सा हिम्मत कर लेती, क्या तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं था? क्या हम लड़कियों को हम पे विश्वास नहीं है? हम भी यार बहुत कुछ कर सकते हैं यार, आजकल तो हमें फ्रीडम है, पूरा आसमान खुला पड़ा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम नहीं है किसी पे डिपेंड। वो जमाना गया जब लड़कियां डिपेंड होती थी, आज तो लड़कियां सेल्फ डिपेंड है, अपने पे डिपेंड है, खुद करके जानती है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना जानती है, उन्हें किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर किस बात का दहेज? हमें किसी चीज की कमी है? ये बताएं। कहते हैं कि उनने कहा कि अरे पता है उनका लड़का ना बहुत अच्छा है, इस वजह से हम अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। अरे भैया, हमारी बिटिया, हमें क्यों भूल जाते हैं ये कि हमारी बिटिया भी तो किसी काबिल है, हमारी बिटिया के जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी? तो हम बस यही कहना चाहते हैं आप सबसे कि भाई विश्वास रखिए खुद पे बिलीव कीजिए, और प्लीज इस चीज में थोड़ा सा एक्शन लेने की सोचिए। और अगर सीरियसली गाइज, अगर मैं आपके दिल तक पहुंच पा रही हूँ और अगर आपको मेरी बात सच में सही लग रही है, तो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरी वीडियो को जरूर आप सब तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि मैं आप तक कुछ थोड़ा सा कुछ दे पाई हूँ, आपको कुछ बता पाई हूँ, जो चीज़ आप लोग देखते हैं और मेरी बात सच है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम लोग इस चीज़ को फैलाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे पेरेंट्स जो फादर है वो मेंटली टॉर्चर से बच सकते हैं। और इस चीज़ में हम यार कहते हैं ना कि हम देश के लिए थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं यार।